अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हीट इंजन हमारे पास ज़िक्र हुआ था। इस लेक्चर में हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। अ हीट इंजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और वर्क। ठीक है, जिसमें हम लोग हीट एनर्जी देते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा इंजन है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप हीट एनर्जी दोगे और उससे वो मशीन आपको कोई ना कोई काम करके देगी या काम करेगी। यानी कि काम किससे होता है? मैकेनिकल एनर्जी से होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यानी कि हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट की जाएगी? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाएगी। ठीक है, आप हीट एनर्जी दोगे और बदले में आपको कोई ना कोई काम मिलेगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे वो हीट इंजन कहलाती है। इन द बिगिनिंग अ स्टीम हीट इंजन वॉज इंट्रोड्यूस। ठीक है, शुरुआत में स्टीम हीट इंजन इंट्रोड्यूस हुआ था। स्टीम हीट इंजन डिस्कवर हुआ, बनाया गया था, उससे काम निकाला जाता था। ठीक है, इन दिस इंजन वाटर वॉज बॉइल्ड। स्टीम वर्ड से याद रखना कि पानी को हम बॉयल कर रहे हैं और भाप निकल रही है, सिंपल। ठीक है, तो उस इंजन में क्या होता था कि पानी को बॉयल किया जाता था एक बर्तन में, एक वेसल में, कंटेनर में। ठीक है, और वो कंटेनर कहलाता था स्टीम बॉयलर। ठीक है, जहाँ पर पानी को बॉयल करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती थी। एंड इंजन टुक हीट। ठीक है, और उस तरह से स्टीम प्रोड्यूस हो रही है, वाटर को बॉयल कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? आप हीट कर रहे हो, आप हीट प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, फिर वो इंजन क्या करता था? उस हीट को लेता था उस स्टीम बॉयलर से। ठीक है, एंड कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क। ठीक है, और उसका जो अच्छा खासा हिस्सा होता था, उसका एक हिस्सा जो है किस में कन्वर्ट कर देता था? उस हीट एनर्जी का वर्क में कन्वर्ट करता था। ठीक है, नाउ इन द प्रेजेंट एज, अब आजकल पेट्रोल इंजन्स एंड डीजल इंजन्स आर बीइंग यूज्ड। ठीक है, स्टीम इंजन्स की जगह पेट्रोल इंजन्स और डीजल इंजन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं बहुत बड़े पैमाने पर। दीज इंजन्स कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। ऐसे इंजन्स में एक सिलेंडर होती है जिसमें गैस डाली जाती है, जैसे कि एयर वगैरह। ठीक है, और उसमें मूवेबल पिस्टन होता है, साथ में सोर्स होती है, यानी कि हॉट रिजर्वायर होता है जहाँ से आपको हीट मिल रही है, और एक कोल्ड रिजर्वायर होता है जिसे हम सिंक कहते हैं। ठीक है, सोर्स क्या है, सिंक क्या है, कोल्ड रिजर्वायर, हॉट रिजर्वायर, सब क्या है हम वर्किंग ऑफ हीट इंजन में पढ़ लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वर्किंग ऑफ हीट इंजन। A schematic diagram of a heat engine is shown। ठीक है, इस डायग्राम को हम देखेंगे। ठीक है, वैसे हमें नज़र आ रहा है ये हॉट रिजर्वायर है, ये कोल्ड रिजर्वायर है। ठीक है, इनके अलग अलग टेम्परेचर्स हैं। ठीक है, यहाँ से वर्क डन हो रहा है, ये मेन इंजन है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं हमसे क्या कह रहे हैं। इट शोज़ दैट अ हीट इंजन दैट वर्क्स बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजर्वायर्स। ठीक है, कि आपका जो इंजन है वो हॉट और कोल्ड रिजर्वायर के दरमियान काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज द इंजन गेन्स हीट एनर्जी फ्रॉम अ सोर्स। हॉट रिजर्वायर को हम क्या कह रहे हैं? सोर्स कह रहे हैं। ठीक है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि हॉट रिजर्वायर को हमने क्या कहा है? हॉट रिजर्वायर को हमने सोर्स कहा है, कोल्ड रिजर्वायर को हमने सिंक कहा है। ठीक है, अब इस बात को हमने याद रखना है। ठीक है, यानी कि हॉट रिजर्वायर का सोर्स हमने क्यों कहा है? क्योंकि हॉट रिजर्वायर के सोर्स है जहाँ से हीट एनर्जी हासिल की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है। ठीक है, अच्छा जी, कि आपके जो सोर्स है, जो हॉट रिजर्वायर है, वहाँ से क्या किया जा रहा है? वहाँ से जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, उसे गेन किया जा रहा है, उसे हासिल किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर हाई होता है। ठीक है, और फिर उसे कन्वर्ट किया जाता है, उसके एक हिस्से को कन्वर्ट किया जाता है, उस हीट एनर्जी के एक हिस्से को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल वर्क में। ठीक है, उससे वर्क डन होता है यहाँ पर। ठीक है, आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा? अब हम लोग बार बार कह रहे हैं कि वो उसका एक हिस्सा कन्वर्ट होगा मैकेनिकल वर्क में, तो भाई बाकी हिस्सा कहाँ जाएगा उस एनर्जी का? एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एनर्जी इज रिजेक्टेड थ्रू अ सिंक। ठीक है, इज रिजेक्टेड थ्रू अ सिंक एज शोन। ठीक है, बाकी जो एनर्जी होगी वो कहाँ मूव कर जाएगी? वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी और वो सिंक की तरफ मूव कर जाएगी, कोल्ड रिजर्वायर की तरफ। ठीक है, आगे देखते हैं। इन ऑर्डर टू गेट अ कंटिन्यूसली स्टीडी मैकेनिकल एनर्जी, अगर आपको कंटिन्यूसली लाइन से कंटिन्यूसली, मतलब जिसमें बीच में कोई रुकाव ना आए, कोई परेशानी ना आए, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी चाहिए कि आपका वर्क चलता रहे, मशीन चलती रहे, तो द हीट इंजन इज मेड टू ऑपरेट इन अ साइक्लिक प्रोसेस। तो हीट इंजन को कुछ ऐसे इस तरह से बनाया गया है कि साइकिल में काम होता रहे और वो काम रुके ना, साइकिल बस कंटिन्यू रहे। ठीक है, काम होता रहे। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है? ये इंजन क्या करता है? विच अब्जॉर्ब्स हीट Q1 एंड रिजेक्ट्स हीट Q2। ठीक है, रिजेक्ट्स का वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया हुआ है? क्योंकि जो हीट एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं की जा रही है, कहने कि वो रिजेक्ट हो रही है, वो Q2 यानी कि वो कोल्ड रिजर्वायर की तरफ जा रही है। ठीक है, जहाँ पर टेम्परेचर T2 है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रही है हीट Q1 जहाँ पर टेम्परेचर T1 है, कहाँ से? हॉट रिजर्वायर से। ठीक है, द इनिशियल एंड फाइनल एनर्जीज ऑफ द सिस्टम अंडर दिस साइक्लिक प्रोसेस रिमेन सेम। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहे हैं कि जो इनिशियल एंड फाइनल इंटरनल एनर्जीज, ठीक है, ऑफ द सिस्टम अंडर दिस साइक्लिक प्रोसेस रिमेन सेम। इस बात का क्या मतलब? वो अभी देखते हैं। भाई हमसे कहते हैं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमसे कहा जाता है कि जो चेंज इन हीट एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क के बराबर है। ठीक है, अब देखना हम लोगों ने क्या कहा। सबसे पहले ये तो है हमारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन, इसमें सबसे पहले डेल्टा यू को ले लो, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी को ले लो। ठीक है भाई, इंटरनल एनर्जी में चेंज कब आएगा? जब इनिशियल और फाइनल एनर्जीज़ होंगी, फाइनल इंटरनल एनर्जीज़ होंगी, ऐसा ही है ना।
تو اب اس کو ہم لوگ یہاں پر تھوڑا سا زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں ادھر. ٹھیک ہے, اس چینج ان انٹرنل انرجی کو ہم سے ان لوگوں نے یہاں پر ابھی کہا کہ جو انیشیل اور فائنل انٹرنل انرجیز ہوتی ہیں وہ سیم رہتی ہیں. یعنی کہ اگر انیشیل انٹرنل انرجی بھی فار ایگزامپل 2 جولز ہے, فائنل انٹرنل انرجی بھی فار ایگزامپل 2 جولز ہے, یعنی کہ اگر میں U2 مائنس U1 کروں گی تو یہ 2 مائنس 2 میرے پاس کیا ہو جائے گا, 0 ہو جائے گا. چینج ان انٹرنل انرجی میرے پاس کیا آ جائے گی, 0 آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب دیکھنا, اب اگر میں یہاں پر پٹ کروں انٹرنل انرجی کو 0, ٹھیک ہے, تو یہ ڈیلٹا کیو میرے پاس کیا ہو جائے گا, ڈیلٹا کیو از ایکولس ٹو 0 مائنس 1. ٹھیک ہے, تو اس صورت حال میں ڈیلٹا کیو میرے پاس کیا آ جائے گا, یہاں پر صرف ورک کے برابر آ جائے گا. ٹھیک ہے, اور ڈیلٹا کی جگہ پر میں کیا پٹ کر دوں گی, کیونکہ یہ تو یہاں سے ختم ہو جائے گا نا ڈیلٹا یو. ٹھیک ہے, اور ڈیلٹا کیو کی جگہ پر میں کیا لکھ سکتی ہوں, Q1 مائنس Q2 لکھ سکتی ہوں. ٹھیک ہے, کیونکہ دونوں کیونکہ جو میرے پاس چینج ہوتا ہے, چینج ہمیشہ کب آتا ہے, چینج ہمیشہ تب آتا ہے جب آپ دو اسٹیٹس کو آپس میں مائنس کرو. ٹھیک ہے, آگے ہم سے دیکھنا, دا ایفیشنسی آف ہیٹ انجن از ڈیفائنڈ ایز دا ریشو. اب ہم لوگ ڈیفائن کریں گے ایفیشنسی آف ہیٹ انجن کہ کتنا پرفیکٹلی, کتنا ایفیشینٹلی, کتنا اچھے سے آپ کا ہیٹ انجن کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ایفیشنسی آف ہیٹ انجن از ڈیفائنڈ ایز ریشو بٹوین ورک ڈن بائی دا انجن ٹو دا ہیٹ سپلائڈ اینڈ ٹو دا سپلائڈ ہیٹ انرجی. ٹھیک ہے, کہ آپ کا انجن کتنا آپ کو کام کر کے دے رہا ہے, اس کا آپ ریشو نکالو گے کہ کتنی انرجی جو ہے اسے سپلائی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کتنی انرجی دے رہے ہو اور وہ آپ کو کتنا کام کر کے دے رہے ہیں. جب ہم ان دونوں کا ریشو نکالتے ہیں تو وہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے اس ہیٹ انجن کی ایفیشنسی کے, کہ وہ کتنا پرفیکٹلی کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ کتنی انرجی دینے پر کتنا ورک ڈن آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایفیشنسی کو ہم یہاں پر ایٹا کے سائن سے شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ جو انرجی دے رہے ہو, آپ جو انرجی سپلائی کر رہے ہو, میں نے کہا کہ کتنا ورک ڈن ہو رہا ہے کتنی انرجی سپلائی کرنے پر, جو انرجی آپ سپلائی کر رہے ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ اس سسٹم کو وہ چیز دے رہے ہو نا, تو وہ کیا ہو جائے گا, وہ آپ کی طرف سے ان پٹ ہو جائے گا جو آپ اس ڈیوائس کو, آپ اس مشین کو, آپ اس انجن کو پرووائڈ کر رہے ہو, اور بدلے میں وہ انجن آپ کو ورک ڈن کر کے دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ اس مشین سے آپ کو حاصل ہونے والا آؤٹ پٹ ہو جائے گا, جو نتیجہ آپ کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایفیشنسی کا فارمولا ہو سکتا ہے آؤٹ پٹ اپون ان پٹ. ٹھیک ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے, آپ کا ورک ڈن ہے, ان پٹ کیا ہے, آپ کی سپلائڈ انرجی ہے. ٹھیک ہے, اب ورک ڈن کی جگہ پر میں کیا لکھ سکتی ہوں, ڈیلٹا کیو کی جگہ پر میں لکھ سکتی ہوں Q1 مائنس Q2. ٹھیک ہے, اور سپلائڈ انرجی کی جگہ پر میں صرف اور صرف Q1 لکھوں گی. کیوں, کیونکہ جو انرجی سپلائی کی جا رہی ہے, ہم لوگوں نے ابھی پڑھا, وہ کیا ہے, جو آپ کا سورس ہے وہ صرف اور صرف ہاٹ ریزروائر ہے, وہاں سے ٹیمپریچر T1 سے آپ کو ہیٹ انرجی پرووائڈ کی جا رہی ہے Q1. ٹھیک ہے, وہی جو ہے ریجیکٹ ہوگا Q2 بن کے ادھر جا رہی ہے, وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے, وہ سورس نہیں ہے. یہاں پر کوئی سورس نہیں ہے, یہاں پر اوپر والی جو ریجیکٹ ہو کر آ رہی ہے وہ انرجی ہے. ٹھیک ہے, تو جو پرووائڈ کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف, جو سپلائی کی جا رہی ہے وہ صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ ہے Q1. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, فارمولا ہمارے پاس آ جائے گا. اس Q1 کو دونوں کے نیچے سیپریٹ کر دوں گی, Q1 اپون Q1 مائنس Q2 اپون Q1. ٹھیک ہے, Q1 سے Q1 کینسل, یہاں پر بچ جائے گا 1. اس طرح آپ کے پاس جو بچ جائے گا وہ بچ جائے گا 1 مائنس Q2 اپون Q1. ٹھیک ہے, ایفیشنسی برابر آ گئی 1 مائنس Q2 اپون Q1. This result shows that the efficiency of heat engine depends upon the absorbed heat Q1. ٹھیک ہے, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ایفیشنسی ہے ہیٹ انجن کی وہ ڈپینڈ کرتی ہے کن کن چیزوں کے اوپر, وہ ڈپینڈ کرتی ہے ایک Q1 کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, بھائی 1 تو ویلیو ہے نا. ٹھیک ہے, وہ ڈپینڈ کرتی ہے کن کن چیزوں کے اوپر, جو ہیٹ ایبزارب کی جا رہی ہے, ایبزارب کی جانے والی ہیٹ Q1 تھی. ٹھیک ہے, تو وہ Q1 کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی ایفیشنسی, اور Q2 کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے. Q2 کون سی ہیٹ انرجی تھی, ڈسکارڈیڈ ہیٹ تھی, جو ڈسکارڈ ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, ایز ہیٹ انرجی از پروپورشنل ٹو ٹیمپریچر, اور کیونکہ ہیٹ انرجی جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہوتی ہے ٹیمپریچر کے, کیونکہ جتنا زیادہ آپ ٹیمپریچر دیتے ہو اتنی زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے, اور جتنا آپ ٹیمپریچر کم کر دیتے ہو ہیٹ بھی اتنی کم ہو جاتی ہے, انرجی بھی اتنی کم ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے, تو دا ایفیشنسی آف ہیٹ انجن کین آلسو بی ایکسپریسڈ ایز, تو میں Q کی جگہ T لکھ کر بھی ایکسپریس کر سکتی ہوں. ایفیشنسی کیا ہو جائے گی, Q2 اپون Q1 کی جگہ پر میں لکھ سکتی ہوں T2 اپون T1. ٹھیک ہے, اور اس طرح سے میرے پاس آ جائے گی ایفیشنسی از اکولس ٹو 1 مائنس T2 اپون T1. اچھا, ایک بات میں بتانا بھول گئی ہوں کہ یہاں پر جو ورک ڈن ہے اس کی جگہ پر Q1 اپون Q2, Q1 مائنس Q2 کیوں رکھا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے, یہ ریزن ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور چیز, بچوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ ڈیلٹا کیو میں Q2 اپون Q2 مائنس Q1 کیوں نہیں کیا. آپ اس کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہو کہ یہ ایکویشن آپ کے پاس بن رہی ہے, ڈیلٹا کیو از ایکولس ٹو ڈیلٹا یو کو اگر میں 0 کرتی ہوں, 0 مائنس ورک. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ڈیلٹا کیو از ایکولس ٹو مائنس W. ٹھیک ہے, اب ڈیلٹا کیو کی جگہ پر آپ کے پاس کیا آ جائے گا,
Q2 माइनस Q1 इज इक्वल्स टू माइनस W। ठीक है, अब अगर मुझे इस माइनस साइन को यहाँ से रिमूव करना है तो पूरी इक्वेशन को क्या करूँगी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, माइनस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस Q2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस Q1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस W। ठीक है, तो आपके पास वर्क डन किसके बराबर आ गया, Q1 माइनस Q2 के। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है Q1 माइनस Q2। आपकी बुक में इतना डायरेक्ट हुआ है ना कि मैंने भी इस चीज़ के ऊपर बाद में गौर किया। मैंने कहा कि बच्चों को कैसे समझ में आया होगा कि ये वर्क जो है इसके बराबर है। खैर वो तो यहाँ पर सामने है। ठीक है, लेकिन बाद में मैंने ये गौर किया कि बच्चे इसमें ना कंफ्यूज हो गए कि Q1 माइनस Q2 किस तरह से आया है। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 का रीज़न मैंने आपको बता दिया, प्लस मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो हमारा फॉर्मूला था आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट तो वर्क है, इनपुट तो सप्लाइड एनर्जी है। सप्लाइड एनर्जी ठीक है सिर्फ Q1 है, लेकिन वर्क की जगह डेल्टा Q क्यों आया है, वर्क की जगह Q1 माइनस Q2 क्यों आया है, क्योंकि वर्क को हम लोगों ने पहले ही ऊपर यहाँ पर ड्राइव कर लिया था। ठीक है, और जस्ट हम लोगों ने भी क्या किया, इस वर्क डन की जगह पर इस वाली इक्वेशन को, इस वाली वैल्यू को Q1 माइनस Q2 को पुट किया है। तो इस तरह से मेरे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमसे कहते हैं इफ़ T2 यानी कि जो आपका सेकंड टेम्परेचर है वो 0 केल्विन हो। 0 केल्विन कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये चीज़ अब सबको पता है। ठीक है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था ना। ठीक है, ये कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो फिर जो एफिशिएंसी होगी हीट इंजन की वो 100% हो जाएगी। ठीक है, अगर T2 अगर आपका जो टेम्परेचर 2 होगा वो 0 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तब जो आपके हीट इंजन की एफिशिएंसी होगी वो 100% हो जाएगी। ठीक है, ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, हमें पता है। ठीक है, और अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा, अगर -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या अगर 0 केल्विन होगा आपका सेकंड टेम्परेचर आपका T2, तो फिर जो इंजन की एफिशिएंसी होगी वो 100% हो जाएगी। लेकिन ये आइडियल केस है। ठीक है, ये आइडियल वैल्यू है। ठीक है, जब कोई इंजन 100% परफेक्ट होता है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई मज़ीद कोई मसला नहीं, 100% एफिशिएंट हो, 100% अच्छे से काम करो, तब ये आइडियल वैल्यू। और ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, तो इसे हम थ्योरेटिकल केस कहेंगे। ठीक है, यानी कि सिर्फ थ्योरी में हम बता सकते हैं कि आइडियल वैल्यू ये हो सकती है कि 100% हमें एफिशिएंसी कब मिलेगी किसी इंजन की, जब टेम्परेचर 0 हो। अच्छा, अब इसका रीज़न, भाई हम तो सारी बात रीज़न की सूरत में करेंगे ना। इसके रीज़न के लिए जल्दी से हम लोग एफिशिएंसी का फॉर्मूला देखते हैं। देखो 1 माइनस T2 क्या पुट करते हैं 0, और T1 क्या पुट करते हैं, T1 कुछ भी हो, XYZ कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल 30 डिग्री है। ठीक है, अच्छा अब देखना, अब हमारे पास क्या हो गया, खैर डिग्री का तो साइन यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि हम लोग अगर केल्विन में ले रहे हैं तो फिर डिग्री का साइन तो नहीं आएगा ना। ठीक है, अच्छा अब देखना 0 किसी भी चीज़ से डिवाइड होगा, आंसर क्या आ जाएगा 0, और ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 0। 1 माइनस 0 आपके पास एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, एफिशिएंसी आपके पास आ जाएगी 1। और अगर आपको इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज का साइन लगाने के लिए। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 100 आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी 100%। ये वाली चीज़ आपको मज़ीद क्लियर होगी जब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल 10.4 पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।